शेयर हुई इसकी, अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रही है। थैंक यू अली मुइज, फिर से गलती हो गई, फिर से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टराइजिंग। फैक्टराइजिंग क्या होती है, इंशाल्लाह आज हम इसके बारे में जानेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड लॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी ब्रेक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या फिर किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में ब्रेक कर दें, उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की भी होती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी होती है। अब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे होती है, जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजिंग करते थे, जैसे कि 6 है। अब आपको कहा जाए 6 की प्राइम फैक्टर्स बताइए, तो आप कहेंगे 2, 3 and 1, और 6 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो उसके फैक्टर्स बनते थे 2, 3 and 1। तो 6 जो है पहले एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन थी जो के फैक्टर्स बन गए, जो के 3 फैक्टर्स बने 2, 3 and 1। पहले 6 एक टर्म थी, मगर अब 6 के 3 फैक्टर्स बन चुके हैं। टर्म तो अभी भी एक है, मगर 6 के 3 फैक्टर्स बन चुके हैं 2, 3 and 1। अब मिसाल के तौर पर एक और हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन तो मैं समझ में आ गया जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होंगी। तो जब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर 2x + 2 है, जब हमने उसकी फैक्टराइजिंग की तो वो अब जो है एक टर्म में कन्वर्ट हो गया। फैक्टर्स के 2 हो गए मगर एक टर्म में कन्वर्ट हो गया। पहले जो सवाल था हमारे पास वो 2x + 2 था, इसके अंदर 2 टर्म्स थी, मगर अब जो है वो 2 टर्म्स कन्वर्ट हो गई एक टर्म में, और उसके 2 फैक्टर बन गए। 2 एक फैक्टर बन गया और दूसरा फैक्टर x + 1 बन गया। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल लिख लेते हैं, x² - 2xy + y²। यहां पर जो है सवाल में 3 टर्म्स हैं, x² एक टर्म, 2xy दूसरी टर्म और y² तीसरी टर्म। अब यहां पर इन 3 टर्म्स को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 फैक्टर्स बन जाते हैं और एक टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो x - y × x - y भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो अब हमने ये बात जानी कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन करने के बाद चाहे जितनी भी टर्म्स हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जितनी भी टर्म्स हो, फैक्टराइजेशन करने के बाद वो एक टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वाले में देखें 6 में भी एक टर्म में था ही पहले एक टर्म, मगर उसमें भी एक टर्म में ही रहा। 2x + 2 जो दूसरी एग्जाम्पल थी उसमें 2 टर्म्स थी, मगर जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो वो भी एक टर्म में ही कन्वर्ट हो गया और उसके 2 फैक्टर्स बन गए। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल में 3 टर्म्स थी, तो 3 टर्म्स को जब हमने फैक्टराइज किया तो वो वापस से एक टर्म बन गया। तो फैक्टराइजेशन में जब भी हम फैक्टराइज कर रहे होंगे तो सवाल में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होंगी। 2 टर्म्स का भी सवाल आ सकता है, 3 टर्म्स का भी सवाल आ सकता है, 4 टर्म्स का भी सवाल आ सकता है, 5 टर्म का भी सवाल आ सकता है। मगर जब हम उसको आंसर निकाल रहे होंगे तो हमारा आंसर में हमें यह जरूर चेक करना होगा कि जब हमारा आंसर होगा वो एक टर्म होना चाहिए, 2 टर्म्स नहीं होने चाहिए। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसका मतलब यह है कि वो फैक्टराइज नहीं हुआ, अगर 3 टर्म्स हैं तो उसका मतलब यह है कि फैक्टराइज नहीं हुआ। अच्छा, अब उसी फैक्टराइज फॉर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, उसका प्रोडक्ट निकाल दें, तो वो प्रोडक्ट जो है वो कहलाता है, उसका प्रोडक्ट निकालने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एक्सपेंडिंग। किसी भी फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग की मदद से वो जो है हम क्या कर देते हैं, इसको एक्सपेंडिंग कहते हैं। और फैक्टराइजेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो एक्सपेंडिंग होता है। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा, उन्हीं फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एक्सपेंड करेंगे तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो फैक्टराइजेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है एक्सपेंडिंग का, और एक्सपेंडिंग रिवर्स प्रोसेस है फैक्टराइजिंग का। अब
अब हमें पहले यह पहचानना होगा कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई करना होगा कि कितनी टर्म्स हैं। हमें सबसे पहला काम हमारा क्या होगा फैक्टराइजेशन के लिए? सबसे पहला काम हमें यह देखना है, कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सवाल में आ रहा है तो उसमें कितनी टर्म्स हैं हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना होगा कि सवाल में बीच में टर्म्स के दरमियान आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीकाकार है कि आप देखें कि प्लस या माइनस है या नहीं। जैसे कि 2x है, अब 2x में ना तो बीच में कोई साइन है 2x के दरमियान में, ना ही माइनस का प्लस का साइन है, ना ही माइनस का साइन है। तो प्लस और माइनस जो है हमें सेपरेट करता है टर्म्स को, और यहां पर 2 और x के दरमियान कोई प्लस या माइनस का साइन ना होने की वजह से ये जो है एक टर्म कहलाएगी। इसी तरह अगर आप देखें 2x प्लस 3, अब ये जो है दो टर्म्स कहलाएंगी। क्यों दो टर्म्स कहलाएंगी? क्योंकि 2x और 3 के दरमियान प्लस का साइन है, तो प्लस से पहले जो 2x है वो एक टर्म कहलाएगी और 3 जो सेकंड टर्म कहलाएगी क्योंकि वो प्लस के बाद है। तो प्लस से पहले 2x फर्स्ट टर्म और प्लस के बाद जो 3 है वो सेकंड टर्म कहलाएगी। इसी तरह 2x माइनस 3, अब 2x माइनस 3 में माइनस से जो पहले जो 2x है वो जो है फर्स्ट टर्म कहलाएगी और माइनस के बाद जो है वो 3 जो है वो सेकंड टर्म कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और माइनस जो है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में सेपरेट करते हैं। इसी तरह आप देखें यहां पर बहुत से बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि यहां पर बच्चे दो टर्म समझते हैं, जबकि ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक टर्म है। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस या माइनस का साइन आ रहा है तो वो टर्म्स में सेपरेट नहीं कर रही, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 से, तो यहां पर दो फैक्टर्स हैं मगर टर्म एक ही है। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस या फिर माइनस का साइन आ जाए, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स कहलाएंगी, मगर जब हम बात करेंगे पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तो ये अभी भी एक टर्म कहलाएगी। ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है मगर हम ब्रैकेट के ओवरऑल जब बात करेंगे तो ये एक टर्म कहलाएगी। और दो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर 3 है और दूसरा फैक्टर x प्लस वाई माइनस z। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फैक्टर्स को सेपरेट किया जाता है मल्टीप्लाई की मदद से, मतलब 2 और 3 है तो एक ही टर्म, मगर इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2 हैं, 2 और दूसरा फैक्टर है 3। इसी तरह 3 ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस z, इसमें टर्म एक ही है मगर फैक्टर जो है वो 2 हैं, 3 और x प्लस वाई माइनस z। इसी तरह अगली एग्जाम्पल में x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये एक ही फैक्टर है, नहीं, यहां दो फैक्टर है, क्योंकि यहां पर x प्लस वाई का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब यहां पर x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई से, इसलिए यहां पर दो फैक्टर्स हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, और यहां पर जो दोनों फैक्टर हैं वो सेम है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। अब यहां पर a प्लस बी एक फैक्टर हुआ और a माइनस बी दूसरा फैक्टर हुआ, और यहां पर जो टर्म है वो एक ही टर्म है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहचानना होगा कि मल्टीप्लिकेशन के कौन कौन से सिंबल होते हैं। यहां पर 4 सिंबल हैं मल्टीप्लाई के। पहला सिंबल क्या है? डॉट। डॉट एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मगर डॉट कब कब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा? जब किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान डॉट हो तो वो मल्टीप्लाई कहला रहा होगा, जैसे कि 2.y या फिर y.z। तो यहां पर अगर वेरिएबल के दरमियान डॉट आ रहा है तो y और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के दरमियान डॉट आ रहा है तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल
किसी भी दो नंबर्स के दरमियान डॉट आता है तो वो डॉट नहीं, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होगा। जैसे कि 2.3 है तो 2.3 इसका मतलब ये नहीं कि 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2.3 का मतलब है यहां पर डॉट जो है वो डेसिमल जो है काम कर रहा है, डेसिमल के तौर पर काम कर रहा है। मगर 2.y है तो उसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y.z है तो वेरिएबल्स के दरमियान है या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के दरमियान है, तो उसका मतलब है डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन का है। आगे बात करते हैं क्रॉस की। क्रॉस अगर फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर या तो दो नंबर्स के दरमियान हो, चाहे दो y और z आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट मेथड्स फैक्टराइजेशन के, आज हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो है वो है कॉमन मेथड। सबसे पहले आपने सवाल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आएगी उसमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कितनी टर्म्स हैं। जाहिर सी बात है एक टर्म तो होगी नहीं, क्योंकि अगर एक टर्म हो गई तो वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो एक टर्म तो वो हो नहीं सकती। कम से कम हमारे पास जो है सवाल में 2 टर्म्स आएंगी या फिर 2 टर्म्स से ज्यादा आएंगी। तो सबसे पहले चाहे जितनी भी टर्म्स हों, 2 से ज्यादा ही होंगी, 2 या 2 से ज्यादा होंगी, तो जितनी भी टर्म्स हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन तमाम टर्म्स में अगर कुछ कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे और उस मेथड को कहते हैं कॉमन मेथड। वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो कॉमन मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमें अप्लाई करना होगा, पहले हमें चेक करना होगा कि कितनी टर्म्स हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन तमाम टर्म्स में कुछ कॉमन है या नहीं। अगर उसमें कॉमन होगा तो हम कॉमन मेथड अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कॉमन मेथड अप्लाई होने के बाद ब्रैकेट के अंदर और मेथड अप्लाई हो सकता है तो हम देखेंगे। अब दूसरा जो मेथड है वो है पेयर कॉमन मेथड। पेयर कॉमन मेथड में कम से कम हमें 4 टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं। पेयर मींस जोड़ा। अब हमें जोड़ा लेकर कॉमन बना मेथड अप्लाई, मतलब पेयर वाइज कॉमन लेना है। हमें यहां पर जोड़ा बनाकर कॉमन लेना है, मतलब जैसे कि अब जोड़ा जो बनता है वो 2 का बनता है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कम से कम 4 टर्म्स होंगी तभी तो 2 पेयर बनेंगे। अब 2 टर्म्स में भी तो पेयर बनता है। सवाल हमारे पास आता है जैसे कि 2 टर्म्स में भी एक पेयर बनता है। अब 2 टर्म्स में पेयर तो बनता है मगर वो कॉमन मेथड कहलाएगा। तो कम से कम हमारे पास 4 टर्म होनी चाहिए पेयर कॉमन मेथड अप्लाई करने के लिए। अब 4 टर्म्स, अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो उन 4 टर्म्स में हम पेयर वाइज जो है कॉमन लेंगे। आगे बात करते हैं फॉर्मूला मेथड की। फॉर्मूला मेथड में सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है a² - b² = a + b a - b। हुजैफा मैं आपका सवाल देख चुका हूं, मैं वापस से समझा देता हूं एंड में, ठीक है बेटा हुजैफा। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, a² - b²। अब a² - b² मतलब यहां पर हमारे पास जो सवाल आएगा वो 2 टर्म्स का सवाल आएगा। अब 2 टर्म्स का सवाल आएगा क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर 2 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सवाल आएगा वो 2 टर्म्स का आएगा, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली इन 2 टर्म में से कोई एक टर्म पॉजिटिव हो और एक टर्म जो है वो नेगेटिव हो, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों टर्म्स परफेक्ट रूट हों। पहली कंडीशन क्या थी कि 2 टर्म्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन यह है कि दोनों टर्म्स जो हैं परफेक्ट रूट होनी चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आइडेंटिटी है वो है a² + 2ab + b² = a + b² इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए
आपके पास 3 टर्म होनी चाहिए और उन 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए और परफेक्ट रूट होनी चाहिए। 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव और परफेक्ट रूट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है और बी स्क्वायर यहां पर परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो सवाल में जैसा भी हमारे पास सवाल आएगा, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो नहीं आएगा, मगर जब हमारे पास जो सवाल आएगा उसमें पहला टर्म और आखिरी टर्म जो है वो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। सही है। पहली कंडीशन 3 टर्म्स होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म या कोई भी 2 टर्म्स जो हैं पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर रूट होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि जो मिडिल टर्म हो वो प्रोडक्ट हो किस किस का, 2 का और पहली टर्म के परफेक्ट रूट का और आखिरी टर्म के परफेक्ट रूट का। मतलब प्रोडक्ट का मतलब है कि 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो किससे, फर्स्ट टर्म के परफेक्ट रूट से। मतलब यहां पर ए स्क्वायर का परफेक्ट रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, ए है, और लास्ट टर्म के परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, बी है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो फर्स्ट टर्म के परफेक्ट स्क्वायर रूट से और लास्ट टर्म के परफेक्ट स्क्वायर रूट से। तो ये जो है मिडिल टर्म बराबर होना चाहिए किसके, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म के परफेक्ट स्क्वायर रूट से और सेकंड टर्म के परफेक्ट स्क्वायर रूट से। तो जाके ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जो थर्ड फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस थर्ड फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पिछले वाले फॉर्मूले की कंडीशंस मिलती जुलती हैं। क्या कंडीशन, पहली कंडीशन है कि इसमें भी 3 टर्म्स रिक्वायर्ड हो। अगर सवाल में 3 टर्म्स आ रही हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मगर 3 टर्म्स के साथ और भी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बिल्कुल मिलती जुलती है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म या फिर 2 टर्म पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। पहली टर्म पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब मैं बता देता हूं, जैसे कि 81 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है। इसी तरह 64 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। इसी तरह 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्योंकि इसका रूट क्या आ रहा है, 81 का रूट 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 81 परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसी तरह मैं कहूं 9 तो 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्योंकि 9 का रूट 3 आता है। इसी तरह मैं कहूं 4 तो 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्योंकि 4 का रूट 2 आता है। अगर मैं बात करूं 3 की तो 3 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है क्योंकि इसका जो रूट आएगा वो डेसिमल में आएगा, इसलिए 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो जब मैं कह रहा हूं कि पहली टर्म और आखिरी टर्म पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो मतलब ऐसी पहली टर्म होगी जिसका रूट निकल सके, डेसिमल में ना आए, होल नंबर में आए, तो उसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रही है। तो हमारी कंडीशन क्या है, 3 टर्म्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म मतलब या तो 2 टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो मिडिल टर्म होगी वो नेगेटिव होगी और प्रोडक्ट होगी 2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के स्क्वायर रूट का। फिर से बताता हूं तीसरी टर्म कि तीसरी कंडीशन ये है कि मिडिल टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी और प्रोडक्ट होगी 2 और फर्स्ट टर्म के स्क्वायर रूट का और लास्ट टर्म के स्क्वायर रूट का। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के परफेक्ट स्क्वायर रूट से मतलब a से, और b स्क्वायर के स्क्वायर रूट से मतलब b से। तो मिडिल टर्म हमारे पास आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होनी चाहिए, और 2 टर्म्स होने के साथ साथ वो दोनों टर्म्स पॉजिटिव हों, दूसरी कंडीशन है। और दोनों टर्म्स पॉजिटिव होने के साथ साथ वो 2 टर्म्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब रूट होने चाहिए। मिसाल के तौर पर परफेक्ट क्यूब रूट से मुराद ये है कि
8 जो है एक परफेक्ट क्यूब रूट है। क्यों? क्योंकि 8 का क्यूब रूट जो आता है वो क्या आता है? 2 आता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर 27, तो 27 जो है एक परफेक्ट क्यूब रूट है क्योंकि 27 है। इसी तरह 64 जो है एक परफेक्ट क्यूब रूट है क्योंकि 64 का जो रूट आता है, क्यूब रूट आता है, वो 4 आता है। तो मैंने क्या बताया कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 2 टर्म्स होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 2 टर्म्स होनी चाहिए और वो 2 टर्म्स जो हैं पॉजिटिव हों और परफेक्ट क्यूब रूट हों, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, इसको अप्लाई करने के लिए दोनों टर्म्स जो हैं वो, इसमें भी 2 टर्म्स रिक्वायर्ड हैं कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास सवाल में 2 टर्म्स होनी चाहिए। अब 2 टर्म्स होने के साथ साथ एक टर्म जो है वो पॉजिटिव हो और एक टर्म जो है नेगेटिव हो, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब एक टर्म पॉजिटिव हो, एक टर्म नेगेटिव हो, उसके साथ साथ दोनों टर्म्स जो हैं परफेक्ट क्यूब रूट होने चाहिए। मिलता जुलता है, उसमें जो है एक दोनों टर्म्स पॉजिटिव थी पिछले वाले फॉर्मूले में, और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसमें हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए और एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। अब जो है नेक्स्ट फॉर्मूला जो अप्लाई होने जा रहा है वो उस फॉर्मूले 3 जो टर्म्स होंगी वो आपकी जो है परफेक्ट क्यूब रूट और पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये क्या है? परफेक्ट क्यूब रूट है और पॉजिटिव होनी चाहिए। और चौथी टर्म जो हो वो नेगेटिव हो और प्रोडक्ट हो 3 और थ्रू की जो 3 टर्म्स हैं उनके क्यूब रूट के बराबर। फिर से बता देता हूं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 4 टर्म्स रिक्वायर्ड है। 4 टर्म्स रिक्वायर्ड हैं और ये 4 टर्म्स जो हैं उनमें से 3 टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए और परफेक्ट क्यूब रूट होनी चाहिए, और जो लास्ट टर्म होगी वो नेगेटिव हो और बराबर हो किसके? 3 टाइम्स, मतलब 3 प्रोडक्ट हो 3 और शुरू की जो 3 टर्म्स हैं उनके क्यूब रूट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए का क्यूब रूट ए आता है, बी का क्यूब रूट बी आता है,